इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर को साझा करने वाले हैं जो भारत के भविष्य के लड़ाकू विमान कार्यक्रम जैसे कि एमका और जो दूसरे प्रोग्राम है इनमें एक बहुत बड़ा असर डाल सकती है। एमका हो गया, तेजस मार्क 2 हो गया और आने वाले जो स्वदेशी फाइटर जेट हो गए, इस पर जेट इंजन की भूमिका पर हम लोग अक्सर बात करते रहे हैं। लेकिन हाल ही में गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक पूर्व अधिकारी ने यह चेतावनी दी है कि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोरापुट डिवीज़न, जहां पर AL-31 इंजन का उत्पादन हो रहा है, अगर ये प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाती है तो वहां पर काम करने वाले जो अनुभवी इंजीनियर्स हैं, इनकी विशेषज्ञता को हम लोग खो सकते हैं। और अगर हमने समय रहते इनको सुरक्षित नहीं किया तो भारत आने वाले दशकों में जो हमने अभी दशकों तक एक्सपीरियंस अर्न किया है या हमने जो ज्ञान अर्जित किया है जेट इंजन से जुड़ा हुआ, इसको हम खो देंगे। और ये क्षमता फिलहाल भारत खोना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो कोरापुट डिवीज़न है उसमें ऐसा खास क्या है? क्या भारत के पास पहले से वो तकनीक मौजूद है जिसकी मदद से भविष्य के स्वदेशी इंजन बनाए जा सकते हैं? और अगर ये विशेषज्ञता खो गई तो क्या एमका इंजन और कावेरी 2.0 जैसे जो प्रोग्राम है ये प्रभावित होंगे? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों को विस्तार से समझेंगे। पहले हम समझते हैं भारत के इंजन के सपने के बारे में। दोस्तों, जब भी भारत के फाइटर जेट इंजन की बात होती है तो सबसे पहले कावेरी इंजन का नाम सामने आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत ने पिछले कई दशकों में रूस के AL-31FP इंजन का लाइसेंस उत्पादन करते हुए एक बहुत बड़ी औद्योगिक क्षमता को विकसित किया है। ये वही इंजन है जो भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान को शक्ति देता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन ने वर्षों तक इस इंजन का उत्पादन किया। इस दौरान भारतीय इंजीनियर्स ने न केवल इंजन को जोड़ना सीखा बल्कि अत्याधुनिक निर्माण तकनीकों में भी महारत हासिल करी। और यही अनुभव आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी माना जा रहा है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो कोरापुट डिवीज़न है ये केवल एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा जेट इंजन निर्माण का केंद्र है। यहाँ हज़ारों इंजन बनाए गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ भारतीय इंजीनियर्स ने उन प्रक्रियाओं को में अनुभव हासिल किया है जिन्हें दुनिया के बहुत कम देश जानते हैं। उदाहरण के लिए सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी हो गई, डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड्स हो गई, एडवांस निकल बेस्ड सुपर एलॉयज हो गए, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गई, या फिर प्रिसीजन मशीनिंग हो गई, या फिर हाई टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट हो गया। ये सभी आधुनिक विमान इंजन की जो रीढ़ है वो माने जाते हैं। आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे बड़ी शक्तियां इन्हीं तकनीकों के दम पर अत्याधुनिक इंजन का निर्माण कर रही हैं और भारत भी इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव को हासिल कर चुका है। तो आखिरकार समस्या क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भारत के पास इतनी क्षमता है तो फिर चिंता किस बात की? और यही सवाल पूर्व गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने उठाया है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट डिवीजन में जो अनुभव विकसित हुआ है वो वहीं तक सीमित रह गया है। यह ज्ञान व्यवस्थित तरीके से GTRE, DMRL या अन्य स्वदेशी इंजन कार्यक्रमों तक नहीं पहुंच पाया। यानी देश के एक हिस्से में अनुभव मौजूद था लेकिन दूसरी तरफ नए इंजन विकसित करने वाली टीमों को उसका पूरा लाभ मिला ही नहीं। और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। अब कावेरी इंजन पर इसके असर की बात करें तो दोस्तों, कावेरी इंजन भारत के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। हालांकि इस कार्यक्रम को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पूर्व अधिकारी का मानना है कि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोरापुट डिवीजन की औद्योगिक विशेषज्ञता को शुरुआती वर्षों में गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट तक व्यवस्थित रूप से पहुंचाया गया होता या पहुंचाया जाता तो संभव है कि कावेरी इंजन कार्यक्रम को कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभ मिल सकता था। और यह कहना सही नहीं होगा कि केवल इसी वजह से परियोजना प्रभावित हुई, क्योंकि इंजन विकास में डिजाइन, सामग्री, परीक्षण और दूसरी जो चुनौतियां हैं वो शामिल होती हैं। लेकिन निर्माण संबंधी अनुभव का बेहतर उपयोग निश्चित रूप से मददगार हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पर जो AL-31FP है, इस इंजन को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चिंता की। जो सीनियर साइंटिस्ट हैं उन्हें इस बात का डर है कि सुखोई 30 MKI का उत्पादन और उसके इंजन के जो भविष्य हैं उसकी ज़रूरतों को बदलने के साथ साथ अगर हम AL-31 इंजन के उत्पादन को बंद कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक समय जब नीड्स पूरी हो जाएंगी तो फिर प्रोडक्शन लाइन को आइडल करना ही पड़ेगा। उन्हें इस बात का डर है कि अगर उत्पादन लाइन बंद हो जाती है, अगर ऐसा होता है तो वहाँ वर्षों से काम कर रहे जो अनुभवी इंजीनियर्स हैं वो रिटायर होने लगेंगे। और याद रखिए
तकनीक केवल दस्तावेजों में नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान उन लोगों के अनुभव में होता है जो रोज मशीनों के साथ काम करते हैं। और यही लोग बिना ज्ञान हस्तांतरण के अगर चले गए, या यूँ कह ले बिना नॉलेज को ट्रांसफर किए अगर चले गए, तो दशकों की जो विशेषज्ञता है वो खो सकती है। इसीलिए पूर्व अधिकारी चाहते हैं कि इन इंजीनियर्स को कावेरी 2.0, एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन प्रोग्राम और भविष्य के इंजन कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। और एक और बड़ी चुनौती है, वो है फ्लाइंग टेस्ट बेड की यानी एफटीबी की। जब कोई नया इंजन विकसित किया जाता है तो उसका अंतिम परीक्षण जमीन पर नहीं बल्कि हवा में किया जाता है। इसीलिए विकसित देश जो है वो विशेष विमान का उपयोग करते हैं जिनमें नया इंजन लगाकर वास्तविक उड़ान परिस्थितियों में उनका परीक्षण किया जाता है। भारत के पास फिलहाल ऐसा कोई स्थायी प्लेटफॉर्म नहीं है। कावेरी इंजन के परीक्षण के लिए भारत को रूस के IL-76 आधारित जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है उसका सहारा लेना पड़ा है। और अगर भविष्य में भारत AMCA इंजन या कावेरी 2.0 या फिर दूसरा जो हाई थ्रस्ट इंजन है वो विकसित करना चाहता है, तो भारत को अपना फ्लाइंग टेस्ट बेड विकसित करना बहुत ज़रूरी है। अब आने वाले वर्षों में भारत कई नए इंजन विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसमें कावेरी 2.0, AMCA के लिए 120 से 140 किलोटन का इंजन, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल के लिए इंजन, नौसेना के लिए गैस टर्बाइन इंजन और भविष्य के कई जो स्वदेशी प्रपल्सन सिस्टम है ये भारत में विकसित किए जाएंगे। और इन सभी परियोजनाओं के लिए एक केवल मशीनें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यहाँ पर जो नॉलेज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे ज़रूरत होगी अनुभवी इंजीनियर्स की, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोरापुट डिवीज़न की यही टीम भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। पूर्व गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट अधिकारी ने 3 प्रमुख सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो कोरापुट है इसकी विशेषज्ञता को सुरक्षित रखा जाए। दूसरा सुझाव ये है इस अनुभव को गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट DMRL और दूसरे संस्थानों तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाए। और तीसरा सुझाव ये है कि भारत जल्द से जल्द अपना फ्लाइंग टेस्ट बेड तैयार करे ताकि भविष्य में किसी विदेशी देश पर निर्भर ना रहना पड़े। यानी स्पष्ट है कि ये जो कंसर्न सामने आया है ये व्यर्थ नहीं है, ये निरर्थक नहीं है। हम सब जानते हैं कि आज भारत के सामने केवल नया इंजन बनाने की चुनौती नहीं है, असल चुनौती है दशकों से तैयार हुई उस औद्योगिक विशेषज्ञता को बचाना जिसे हजारों इंजीनियर्स ने वर्षों की मेहनत से विकसित किया है। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोरापुट ये क्षमता कावेरी 2.0, AMCA इंजन और आने वाली परियोजनाओं तक सफलतापूर्वक पहुंचा देती है तो फिर भारत के स्वदेशी जेट इंजन निर्माण में एक नई छलांग लग सकती है। लेकिन यह ज्ञान अगर समय रहते संरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य की परियोजनाओं को फिर से वही अनुभव हासिल करने में वर्षों लग सकते हैं जिन्हें हमने दशकों में अर्न किया है या अर्जित किया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भारत इस विशेषज्ञता का उपयोग किस प्रकार से करता है और क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO और GTRE मिलकर एक मजबूत राष्ट्रीय एरो इंजन इकोसिस्टम तैयार कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कोरापुट डिवीज़न का जो अनुभव है वो हमें भविष्य में काम आएगा? क्या आप भी इसके संरक्षित होने के पक्ष में हैं? आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।